29 मई 1453 को तकरीबन 57 दिन के मुहासरे के बाद सुल्तान मोहम्मद ने 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया और इसी वजह से उन्हें कैसरे रोम और मोहम्मद फातेह के लक़ाब से नवाजा गया। कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद जब बिल आखिर सुल्तान मोहम्मद दोम इस शहर में टापकपी नामी दरवाजे से दाखिल हुआ तो वो फौरन ही अपने घोड़े पर सवार होकर हया सोफिया चला गया, जहां उसने इस इमारत को महफूज रखने का हुक्म दिया। इसने हुक्म दिया कि एक इमाम वहां से इससे मिले ताकि मुसलमान मसलक का नारा लगाएं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह ही के रसूल हैं। और फिर इसी नारे के साथ ऑर्थोडॉक्स गिरजा एक मुसलमान मस्जिद में तब्दील हो गया और कुस्तुनतुनिया में भी इस्लामी हुक्मरानी को मुस्तहकम कर दिया गया। कुस्तुनतुनिया के साथ साथ मोहम्मद की सबसे बड़ी तशवीश शहर के दिफा और दोबारा आबादकारी की थी। इमारत के मंसूबे फतह के फौरन बाद ही शुरू कर दिए गए थे, जिसमें दीवारों की मुरम्मत, किले की तमीर और एक नया महल तमीर करना शामिल थे। और शहर के तजारती क्वार्टर गलाटा से फरार होने वाले यूनानियों और जनेवियों की वापसी की हौसला अफजाई के लिए इनके मकानात इनको वापस कर दिए गए और इन्हें हिफाजत की जमानतें फराहम की गईं। और जो कुस्तुनतुनिया का शहनशाह था कॉन्स्टेंटाइन 11, वो भी इस मार्के में मारा गया था। लेकिन अगर कुस्तुनतुनिया उस्मानी सल्तनत के पास ना जाता तो कॉन्स्टेंटाइन 11 की मौत के बाद इसके बड़े भाई के बेटे कुस्तुनतुनिया के वारिस होते, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन 11 की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती से कॉन्स्टेंटाइन 11 का बड़ा भाई भी अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गिन रहा था। सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद इसके बेटों को महल की खिदमत में ही ले लिया। सबसे बड़े बेटे का नाम मुराद रखा गया और ये सुल्तान मोहम्मद का ज़ाती पसंदीदा बन गया और इसने बलकान के वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। और जबकि छोटा बेटा जिसका नाम मसीह पाशा रखा गया, इसको उस्मानी बहरी बेड़े और गैलीपोली के संजोक बे का एडमिरल बना दिया और इसने सुल्तान मोहम्मद के बेटे बायजीद दोम के दौर में 2 बार ग्रैंड वजीर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद सुल्तान की फतुहात का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद दोम ने सर्बिया का रुख किया। ये वो रियासत थी जिसको 1389 में बैटल ऑफ कोसोवो की जंग में उस्मानी सल्तनत ने अपना बाज गुजार बनाया था। और फिर इस सर्बिया की रियासत ने कुछ माहदे तोड़कर हंगरी के साथ इल्हाक कर लिया और फिर इसी वजह से 1454 में उस्मानी फौज एड्रीन से सर्बिया की तरफ रवाना हुई। और फिर उस्मानी फौज ने सर्बिया के इलाके स्मड्रोवो और साथ साथ नोवो ब्रोडो, जो कि सर्बिया के धात की कान और खुशबू का सबसे अहम मरकज था, और इसी कब्जे की वजह से उस्मानी फौज और हंगरी की फौज के दरमियान 1456 तक जंगें होती रहीं। और इसके बाद फिर 1458 में कुछ तनाज़ात की वजह से सुल्तान ने मोरिया की रियासत का रुख किया और 1460 के आखिर तक सुल्तान ने तकरीबन मोरिया पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ एशिया कुचक में छोटी छोटी बगावतें होने लगीं और यही वजह थी कि सुल्तान ने ट्रेबिजोंड का रुख किया, जो यरूशलेम पर हमले के मंसूबे बना रहे थे, और 1461 में ट्रेबिजोंड को भी फतह कर लिया। और इसके बाद फिर लगातार 3 साल तक उस्मानियों ने बहुत बुरे दिन देखे। उस्मानी फौजियों को घात लगाकर इबरतनाक तरीके से मार दिया जाता था और इसके पीछे था विलायत 3, जो कि उस्मानियों ही की कैद में था, लेकिन इसको 4 साल बाद छोड़ दिया था ताकि ये वलाचिया के बादशाह के तौर पर सामने आए। लेकिन फिर 1462 में वलाचिया भी फतह कर लिया गया और जबकि विलायत 3 खुद हंगरी भाग गया। 1463 में उस्मानी सल्तनत ने बोस्निया को भी फतह कर लिया। 1463 से और 1479 तक उस्मानी सल्तनत और वेनिशियंस के दरमियान झड़पें होती रहीं, जो कि बाद में एक माहदे के तहत ख़त्म हो गईं। और फिर यूं देखते ही देखते मोल्डोविया और अल्बेनिया भी फतह कर लिए गए। लेकिन ये अजीम सुल्तान यहाँ भी नहीं रुका। 1480 में उस्मानी सिपाहियों ने अहमद गदीक पाशा की सरबराही में इटली पर हमला कर दिया और अट्रंटो पर कब्जा कर लिया। लेकिन गजा की किल्लत की वजह से अहमद गदीक पाशा अपने ज्यादातर सिपाहियों समेत अल्बेनिया वापस आ गया और जबकि इटली में अट्रंटो का दफा करने के लिए 800 इन्फेंट्री और 500 सवार दस्तों को पीछे छोड़ दिया और इसने ये फर्ज किया कि वो सर्दियों के बाद वापस आ जाएगा, चूंकि ये कुस्तुनतुनिया के जवाल के ठीक 28 बरस बाद था और इसीलिए कुछ खदशा था कि रोम भी इसी किस्मत का शिकार होगा। असल में पोप और रोम के शहरियों को शहर खाली करने के लिए मंसूबे बनाए गए थे और फिर यही वजह थी कि पोप सिक्सटस 4 ने सलीबी जंग के लिए अपनी 1481 की काल को दोहराया और फिर इटली के मुतअद्दिद शहरों हंगरी और फ्रांस ने इस अपील का मुस्बत जवाब दिया
اور جبکہ وینس نے عثمانیوں کے ساتھ 1479 میں ایک مہنگے معاہدے پر دستخط کر دیے، اور جبکہ 1481 میں نیپلس کے بادشاہ فریڈینڈ اول نے اپنے بیٹے الفونسو دوم کی سربراہی میں ایک فوج کھڑی کی، اور اس میں ہنگری کے بادشاہ متھایاس کورونس نے اپنی فوج کے کچھ دستے بھی فراہم کیے، اور 1 مئی 1481 کو اس شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ لیکن دوسری طرف 3 مئی کو سلطان محمد کی وفات ہو گئی، اور اس کی وفات کے بعد اس کی جانشینی کے بارے میں جھگڑے ہونے لگے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اوٹرنٹو میں موجود سپاہیوں کی مدد کے لیے اور سپاہی نہ بھیج سکے، اور پھر اوٹرنٹو میں ترک قبضہ عیسائی فوج کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ختم ہو گیا، اور ترکوں کو البینیا واپس جانے کی اجازت دے دی گئی، اور اوٹرنٹو کو پیپل فورسز نے 1481 میں واپس لے لیا۔ سلطان محمد 1481 میں مالٹپے کے مقام پر بیمار ہو گئے، اور وہ اس وقت جنوبی اٹلی میں نئی مہمات کا آغاز کر رہے تھے۔ لیکن کچھ مورخین کے مطابق اس کا اگلا سفر مصر کی مملوک سلطنت کو ختم کرنے اور مصر پر قبضہ کرنے اور خلافت کا دعویٰ کرنے کا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال 3 مئی 1481 کو تقریباً 49 سال کی عمر میں ہوا، اور ان کو فاتح مسجد میں دفنایا گیا۔ لیکن مشہور مورخ کولن ہیوڈ کے مطابق سلطان محمد کو ممکنہ طور پر ان کے سب سے بڑے بیٹے اور جانشین بایزید کے کہنے پر زہر دے دیا گیا تھا، اور پھر یوں ایک عظیم سلطان جس نے عثمانی سلطنت کو اپنے وقت کی سپر پاور بنایا تھا، جس سے باطل طاقتیں کانپ اٹھتی تھیں، اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ سلطان محمد کی وفات کی خبر نے یورپ میں بہت خوشی کا اظہار کیا، گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجائی گئیں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ وینس میں اس طرح اس خبر کا اعلان کیا گیا، لا گرانڈے اکیلا موٹا، جس کا مطلب ہے The Great Eagle is Dead۔